स्टेबिलिटी के बारे में स्टडी करते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे चेक करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो आपको ये जानकारी लेना है कि कोई कॉम्प्लेक्स हम लोग पहले कंसिडर कर लेते हैं। M फॉर मेटल और L फॉर लिगेंड, और ये मिल के Ml4 ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। और इसके लिए फॉर्मेशन कांस्टेंट का वैल्यू बीटा 4 हम मान लेते हैं। बीटा 4 क्या है? तो फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स। और अगर बीटा 4 का वैल्यू मींस फॉर्मेशन कांस्टेंट का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उस कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी उतना अच्छा होता है। यानी बीटा 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स का। कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। ये जो मेटल है, मेटल और लिगेंड मिलकर Ml4 का फॉर्मेशन कर रहा है, और इसके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट। फॉर्मेशन कांस्टेंट। अब हम लोग इसको दूसरे तरीका से ऐसे कंसीडर कर रहे हैं, वी कंसीडर a complex formation in a stepwise manner. In a stepwise manner. लोग stepwise manner में बात करते हैं। कैसे बात करते हैं जो देखिएगा, M प्लस L और ये बनाया Ml, और Ml प्लस L ये फॉर्मेशन किया Ml2, Ml2 प्लस L Ml3, और Ml3 प्लस L Ml4, ये कॉम्प्लेक्स बन रही है। और इसके लिए M प्लस L, इसके लिए फॉर्मेशन कांस्टेंट का वैल्यू है K1। Ml प्लस L इसके लिए फॉर्मेशन कांस्टेंट का वैल्यू है K2, और इसके लिए फॉर्मेशन कांस्टेंट का वैल्यू है K3, और ये लास्ट वन इसके लिए फॉर्मेशन कांस्टेंट का वैल्यू है K4, दिस वन। तो आपको ये जानकारी लेना है कि ये कॉम्प्लेक्स बनेगा कैसे। Ml4 जो बन रहा था, आप देखो यहां से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और इससे ये कट जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, M plus 4L gives Ml4, और इसके लिए हम ये बोल सकते हैं बीटा 4 इज इक्वल्स टू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4, है ना। ये फॉर्मेशन कांस्टेंट का वैल्यू होगा। मींस अगर आप इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालना चाहेंगे तो ये वन स्टेप रिएक्शंस था, और इसके लिए फॉर्मेशन कांस्टेंट का वैल्यू था बीटा 4। और यही कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ स्टेप वाइज मैनर में बताए कि पहले Ml बन रहा था, फिर एक लिगेंड और आया था Ml2 बन रहा था, फिर एक लिगेंड और आया था Ml3 बन रहा था, फिर एक लिगेंड और आया था Ml4 बन रहा था। तो ये क्या हुआ, इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट और ये सब का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कांस्टेंट का वैल्यू बराबर हो जाएगा। ऐसे आप इक्विलिब्रियम में ऐसे इसको देखे होंगे। यहाँ पे हम देखिए इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट पे इसको डील किए हैं। आपको ये पता था कि A से D के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है K डैश, है ना। A से D के लिए K डैश है, और इसको हम लिख रहे हैं A से B के लिए है K1, B से C के लिए है K2, और C से D के लिए है K3। तो ये तीनों में रिलेशन हमको पता करना था। तो देखिए आपको ये पता चल रहा है कि A से D आने के लिए कुछ ऐसा कंसेक्यूटिव रिएक्शंस है, और हम ये कह सकते हैं कि K डैश का जो वैल्यू होगा K1 इंटू K2 इंटू K3 के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। मींस K डैश इज इक्वल टू कह सकते थे K1 इंटू K2 इंटू K3। तो वही यही वाला बात का हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं कि एक कोई लिगेंड है और मेटल है, मिलके Ml4 का फॉर्मेशन कर रहा है। इसके लिए फॉर्मेशन कांस्टेंट का वैल्यू या स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता था, जो अभी हम बीटा 4 मान लिए। और यही कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ स्टेप वाइज मैनर में बन रहा है, इसके लिए फॉर्मेशन कांस्टेंट का वैल्यू दिया है K1, K2, K3, K4। तो ये जो होगा ये सबके प्रोडक्ट के बराबर होगा, है ना। ऐसा कुछ हम बोलना चाह रहे हैं। नाउ इसके बाद एक होता है
स्टेबिलिटी कांस्टेंट तो समझ गए, एक होता है इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होगा वो रेसिप्रोकल होगा किसका, फॉर्मेशन कांस्टेंट का। मींस अगर हम इसको लिखना चाहेंगे इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट और फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स इनस्टेबिलिटी और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स जो होगा वो बराबर हो जाए क्या, द रेसिप्रोकल ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट 1/β4। β4 को बोलते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट। ये वाला वैल्यू अगर 10 दिया रहता तो डिसोसिएशन कांस्टेंट उस कॉम्प्लेक्स का हो जाता 1/10। ये वाला वैल्यू अगर 500 रहता तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू हो जाता 1/500। फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी कांस्टेंट, कौन कौन से फैक्टर जो हैं फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, कौन कौन से फैक्टर जो है वो स्टेबिलिटी को प्रभाव में लेता है। सबसे पहले आपको ये जानकारी लेना है कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, स्टेबिलिटी जो होगा कॉम्प्लेक्स का, स्टेबिलिटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, है ना। ये पहला फैक्टर, स्टेबिलिटी उसका ज्यादा होगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू जितना अच्छा होगा। दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कोऑर्डिनेशन नंबर का, कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी उतना अच्छा होगा। तीसरा फैक्टर है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ड्यू टू a strong ligand stability of complex increase, मैंने स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के वजह से स्टेबिलिटी जो होता है वो कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, बढ़ जाता है। और लास्ट वन ड्यू टू चैलेटिंग लिगेंड, ड्यू टू चैलेटिंग लिगेंड stability of complex increase drastically, कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी जो है चैलेटिंग लिगेंड की वजह से बहुत तेजी से बढ़ता है। चैलेटिंग लिगेंड आप समझते होंगे, वैसा लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन देते हुए रिंग का फॉर्मेशन करेगा उसको बोल देते हैं चैलेटिंग लिगेंड। और चैलेटिंग लिगेंड का एग्जांपल आपको बताए थे, इथेन 1,2 डाइएमाइन था, ऑक्सलेट था, EDTA था, DMG था। हाँ, ये सब चैलेटिंग लिगेंड का काम करता है। फिर से सुनिए, स्टेबिलिटी जो होता है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्टेबिलिटी जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और फिर बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाता है। और चैलेटिंग लिगेंड जो होगा सबसे अच्छा फैक्टर होगा स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। मैंने अगर हम प्रायोरिटी का बात करेंगे तो सबसे मेजर फैक्टर ये वाला होगा, मैंने जहां पे चैलेटिंग लिगेंड होगा उस कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी सबसे अच्छा होगा। उसके बाद हम ये बोल रहे हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड, अगर ये चैलेटिंग लिगेंड नहीं है देन हम लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड का बात करते हैं। अगर ये भी नहीं है ये भी नहीं है तब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर का बात करेंगे। और सबसे लास्ट फैक्टर जो होता है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होता है। क्लियर? ये 4 फैक्टर का यूज आप कर सकते हैं स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए, कौन सा कॉम्प्लेक्स कितना ज्यादा स्टेबल होगा इस बात पे आप डिसाइड कर सकते हैं। दे रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप सबसे पहले ढूंढो कि चैलेटिंग लिगेंड है या नहीं। H2O चैलेटिंग लिगेंड नहीं होता, क्लोरीन चैलेटिंग लिगेंड नहीं होता, C2O4 चैलेटिंग लिगेंड है और NH3 चैलेटिंग लिगेंड नहीं होता है। यानी हम ये बोलेंगे कि C2O4 जो है वो चैलेटिंग लिगेंड का काम करेगा, इसलिए ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अगर हम ये भी बात कर लेते हैं इसमें ये कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। देखो यहाँ पे CN चैलेटिंग लिगेंड नहीं है, H2O चैलेटिंग लिगेंड नहीं है, क्लोरीन चैलेटिंग लिगेंड नहीं है और NH3 भी चैलेटिंग लिगेंड नहीं है। मैंने यहाँ पे चैलेटिंग लिगेंड का कंसेप्ट खत्म हो गया। तब हम लोग बात करेंगे क्या, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या नहीं।
तो देखो CO और CN के बारे में हमको पता था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करता था। CN है तो हम बोलेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से स्टेबिलिटी इसका ज्यादा हो जाएगा। ये चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो ये होगा। रीजन क्या होगा? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इसलिए इसका स्टेबिलिटी क्या होगा? अच्छा होगा। सबसे पहले तो देखना है चैलेटिंग लिगेंड है। अगर चैलेटिंग लिगेंड नहीं होगा तब हम लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड का बात कर लेते हैं। क्लियर हो गया ना बात? तो हम लोग स्टेबिलिटी से क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। ये आपका कंसेप्ट हो गया स्टेबिलिटी से रिलेटेड। नाउ इसके बाद हम लोग देखेंगे आइसोमेरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर? कि आइसोमेरिज्म में हम लोग क्या जानकारी लेते हैं? आइसोमेरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम लोग कैसे बात को स्टडी करेंगे? इसको